हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था मौसम एवं जलवायु के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे इस लेसन का 9वां पार्ट है। और पिछले क्लास में अपन ने वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद तापमापिया अपन ने पढ़ी थी। तापमापियों के बारे में अपन ने पढ़ा कि तापमापी जो गर्मी और शीतलता का मापन करती है उसे अपन तापमापी कहते हैं। जिसमें अधिकतम तापमापी, न्यूनतम तापमापी, आर्द्र एवं शुष्क तापमापी, ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, तो अधिकतम तापमापी में क्या होता है कि दिन के किसी भी समय हम इससे अधिकतम तापमान ज्ञात कर सकते हैं और इसे सुबह के समय व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, और इसकी पराशक्ति -35 से -35 डिग्री सेंटीग्रेड से +45 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद अपन ने न्यूनतम तापमापी, जिससे दिन का कभी भी न्यूनतम तापमान अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इसको दोपहर में व्यवस्थित किया जाता था, क्योंकि दोपहर में सबसे तापमान न्यूनतम होता है। देखिए, लास्ट हमने फिर आर्द्र एवं शुष्क तापमापियों के बारे में पढ़ा। अब आर्द्र एवं शुष्क तापमापियों को रखने के लिए जो मौसम वेधशाला होती है, वहां पर एक उपकरण होता है स्टीवेंसन स्क्रीन, जिसमें व्यवस्थित किए जाते हैं ये चारों ही तापमापी, और इसका पाठ्यांक डेली का डेली नोट्स होता है। तो पढ़ते हैं अपन स्टीवेंसन स्क्रीन के बारे में। क्या उपकरण है वो? स्टीवेंसन स्क्रीन। स्टीवेंसन स्क्रीन क्या है? देखिए, ये चारों तापमापी मौसम वेधशाला में लकड़ी के एक विशेष प्रकार के, ठीक है, बक्से में रखे जाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह से इसको 1.22 मीटर ऊपर, अर्थात पृथ्वी की सतह पर नहीं रखते हैं, कुछ ना कुछ नीचे लगा होता है, जिससे वो 1.22 मीटर की ऊंचाई पर रखे जाते हैं। और इसको सफेद रंग से रंगा जाता है। सफेद रंग से क्यों रंगा जाता है? क्योंकि सफेद रंग ताकि धूप विकिरण और इसके अंदर रखे तापमापियों को बचाया जा सके। क्योंकि अलग कोई रंग लेंगे तो वो क्या करेंगे, इन सफेद रंग अगर के अलावा कोई दूसरा रंग लेंगे तो वो किन जो धूप के अंदर, प्रकाश के अंदर पाए जाने वाले शांत रंग होते हैं, उनमें से किसी रंग को अवशोषित करेगा। लेकिन सफेद रंग किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करता है। ठीक, तो देखिए, मौसम जो ऊपर अपन ने चारों तापमापी पढ़े हैं, चारों तापमापी मौसम वेधशाला में एक विशेष प्रकार के लकड़ी के बक्से में रखे जाते हैं। चारों तापमापी मौसम वेधशाला में एक विशेष प्रकार के बक्से, लकड़ी के बक्से या यंत्र में रखे जाते हैं, जिसे स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं। यह क्या होता है? यह पृथ्वी सतह से 1.22 मीटर ऊंचाई पर रखे जाते हैं। 1.22 मीटर ऊंचाई पर रखे जाते हैं। इसको सफेद रंग से रंगा जाता है,
ताकि धूप व विकिरण से बचाया जा सके। किससे बचाया जा सके? धूप व विकिरण से इनको बचाया जा सके। नेक्स्ट है हमारे, देखिए अब इनको किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। अधिकतम और जो न्यूनतम तापमापी होते हैं उनको स्टीवेंसन स्क्रीन यंत्र में क्षैतिज या अनुप्रस्थ रूप से रखा जाता है तथा ऊपर नीचे रखा जाता है। क्षैतिज या अनुप्रस्थ रूप से रखा जाता है, ठीक है। जबकि शुष्क व आर्द्र तापमापियों को एक दूसरे की ऊर्ध्वाधर अवस्था में रखा जाता है। जो अधिकतम और न्यूनतम तापमापी होते हैं उनको तो ऐसे रखा जाता है, ठीक है, और आर्द्र एवं शुष्क तापमापियों को ऐसे रखा जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नोट खास बात है कि अधिकतम व न्यूनतम तापमापी को स्टीवेंसन स्क्रीन में अनुप्रस्थ या क्षैतिज अवस्था में क्षैतिज अवस्था में ऊपर या नीचे रखा जाता है तथा आर्द्र व शुष्क तापमापी को ऊर्ध्वाधर अवस्था में दाईं व बाईं तरफ रखा जाता है। अर्थात इस प्रकार से एक बक्सा बना हुआ होता है, ठीक है, जिसको पृथ्वी से क्या रखा जाता है? 1.22 मीटर ऊंचाई पर रखा जाता है। जो अधिकतम व न्यूनतम तापमापी होते हैं उन्हें अनुप्रस्थ या क्षैतिज अवस्था में ऊपर नीचे रखा जाता है। इस प्रकार से एक इधर और एक इधर ऊपर नीचे रखा जाता है। जबकि आर्द्र एवं शुष्क तापमापी को दाईं बाईं तरफ, इस तरफ और इस तरफ ऐसे रखा जाता है। तो अब तापमान संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है या तथ्य हैं जिनके बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि औसत तापमान क्या होता है, दिन का औसत तापमान कैसे ज्ञात किया जाता है कि औसत तापमान क्या है। तो औसत तापमान क्या होगा? अधिकतम तापमान प्लस न्यूनतम तापमान बटा 2, ये औसत तापमान होता है। अब तापमान संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं वो देखते हैं अपन। औसत तापमान क्या होता है? अगर अपन को औसत तापमान ज्ञात करना है पूरे दिन का, तो अधिकतम तापमापी द्वारा अधिकतम तापमान ज्ञात कर लें, कितना है रीडिंग, प्लस न्यूनतम तापमापी द्वारा न्यूनतम तापमान ज्ञात कर लें और बटा 2 कर ले, तो हमें दिन का जो औसत तापमान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब दैनिक तापांतरण क्या होता है? 24 घंटे की अवधि में प्राप्त उच्च ताप में से जो
न्यूनतम ताप घटाने पर जो ताप हमें प्राप्त होता है उसे अपन दैनिक तापांतरण कहते हैं। ठीक है, उच्चतम ताप में से न्यूनतम ताप याद करते हैं। देखिए, दैनिक तापांतरण उच्चतम ताप में से न्यूनतम ताप घटाने पर हमें दैनिक तापांतरण प्राप्त होता है। फिर मासिक औसत ताप क्या होता है? तो मासिक औसत ताप एक महीने में जो डेली का औसत ताप का योग है, ठीक है, उसमें अपन बटा महीने में दिन की संख्या का भाग देते हैं तो हमें औसत तापमान ज्ञात होता है, वो भी किसका? महीने का। तो मासिक औसत तापमान क्या होता है? देखिए, मासिक औसत तापमान, तो देखिए एक महीने के प्रतिदिन औसत तापमान का योग एक महीने में प्रतिदिन औसत तापमान का योग बटा महीने में दिन की संख्या, महीने में दिन की संख्या। तो ये तो हमारे औसत तापमान के कुछ सूत्र हो गए। ठीक है, आगे अपन इस तापमापी की कुछ एक और बातें करेंगे, स्क्रीनशॉट लें। देखिए, सेंटीग्रेड तापमापी का आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने किया था। एंडर्स सेल्सियस ने किया था। एंडर्स सेल्सियस नामक जो था, एक व्यक्ति था, एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया था? सेंटीग्रेड तापमापी का आविष्कार किया था। इसी तरह एक तापमापी और होती है फ़ारेनहाइट तापमापी का आविष्कार किसने किया था? डैनियल फ़ारेनहाइट ने किया था। फ़ारेनहाइट तापमापी का आविष्कार किसने किया था? डैनियल फ़ारेनहाइट ने किया था। डैनियल फ़ारेनहाइट। इसका जो मात्रक होता है वो होता है डिग्री सेंटीग्रेड और इसका होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, अर्थात डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस या डिग्री, इसका होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इनको आपस में बदला जा सकता है। अगर फ़ारेनहाइट तापमापी पर ताप का मान दिया जाता है तो उसको डिग्री सेल्सियस में भी बदल सकते हैं और डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं, जिसका एक सूत्र है F-32 बटा 9 बराबर C5। ठीक है, C बटा 5। अगर अपन को सेल्सियस का मान दे रखा है, फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है तो अपन इस सूत्र में मान रख के ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी तापमापी की बातें। अब पढ़ते हैं अपन वर्षा मापी।
वर्षा को कैसे मापा जाता है, क्या आज अच्छी बारिश हुई कि खराब हुई, ये कैसे मापते हैं लोग। तो देखिए पढ़ते हैं अपन, वर्षा मापी। वर्षा मापी, वर्षा मापी में क्या होता है, देखिए जल वृष्टि की जो मात्रा होती है, अर्थात जल जो आकाश से वर्षण क्रिया द्वारा अर्थात वर्षा द्वारा बरसता है, उसकी मात्रा को मापने के लिए प्रयुक्त जो होने वाला उपकरण होता है उसे अपन वर्षा मापी कहते हैं। इसके पानी की गहराई के रूप में मिलीमीटर या सेमी में व्यक्त किया जाता है, या तो मिलीमीटर में कि पानी की गहराई कितनी है उसको मिलीमीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं। और ये ठीक है, तो देखिए जल वृष्टि की मात्रा मापने का उपकरण वर्षा मापी कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्षा मापी कहलाता है। ठीक है, इसको इसके पानी की गहराई जो होती है, पानी की गहराई मिलीमीटर या सेंटीमीटर सेमी में मापा जाता है, मापा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ताप मापी, सॉरी वर्षा मापी। वर्षा मापी भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, जिसमें एक है हमारी साधारण वर्षा मापी और दूसरी हमारी है स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी। ठीक है, तो वर्षा मापी दो प्रकार की होती है। पहली है हमारी साधारण वर्षा मापी, पहली है हमारी साधारण वर्षा मापी। साधारण वर्षा मापी में क्या होता है, देखिए साधारण वर्षा मापी में एक धातु का बना खोखला सिलेंडर होता है। एक धातु का बना क्या होता है, खोखला सिलेंडर अर्थात टंकी की तरह होता है। इसके ऊपर एक संग्राहक या कीप लगा होता है, कीम जिसे मारवाड़ी भाषा में अपन कीमा बोलते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर होता है इस प्रकार से और उस पर एक कीप लगा हुआ होता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से उसमें एक कीप लगा हुआ होता है। ठीक है, सिलेंडर में जल ग्रहिता बोतल होती है। ठीक है, जल को ग्रहण करने वाली एक बोतल इसमें अंदर होती है, जल ग्रहिता एक बोतल होती है। वर्षा की बूंदें जल ग्रहिता बोतल में आकर इकट्ठी होती रहती है। बारिश की होती है तो जो पानी होता है बूंदों के रूप में कहाँ आता है, जल ग्रहिता बोतल में आकर इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, फिर उसमें कितनी मात्रा में पानी आया है उसको माप कर हम क्या करते हैं, वर्षा की मात्रा कि वर्षा कैसी हुई है, ज़्यादा हुई कम हुई कितनी मात्रा में हुई, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में अपन माप सकते हैं। ठीक है, मान लो बारिश हुई और बोतल इतनी भर गई है तो ये जो जगह है वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में माप के अपन बता देते हैं कि भाई बारिश कितनी हुई है। ठीक है, तो देखिए यह इसमें क्या होता है, धातु से बना खोखला सिलेंडर होता है, धातु से बना खोखला सिलेंडर होता है। दूसरा होता है हमारे धातु से बना एक खोखला सिलेंडर होता है। नेक्स्ट हमारे आएगा सिलेंडर पर संग्राहक या कीप लगा होता है, कीप लगा होता है। ठीक है, सिलेंडर में एक संग्राहक बोतल होती है, लगी होती है, संग्राहक बोतल लगी होती है
वर्षा की बूंदें जल ग्रहीता बोतल में इकट्ठी होती रहती हैं। ठीक है। वर्षा की बूंदें जल, इसको संग्रह किया जल ग्रहीता बोतल में इकट्ठी होती रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा 24 घंटे में हुई वर्षा को, 24 घंटे में हुई वर्षा को मिलीमीटर या सेंटीमीटर में मापा जाता है। मिलीमीटर या सेंटीमीटर में क्या करते हैं अपन, मापते हैं। तो ये तो हो गई हमारी 24 घंटे में मापी गई, अर्थात 24 घंटे, जैसे बारिश अभी शुरू हुई है तो टाइम नोट कर देते हैं और फिर वापस इसी टाइम तक कितनी बारिश हुई उसको, इस बोतल में कितना पानी इकट्ठा हुआ उसको मिलीमीटर या सेंटीमीटर में माप कर क्या कर देते हैं अपन, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में माप कर उसकी वर्षा की मात्रा बता देते हैं। ठीक है। अब इसके जो साधारण तापमापी के जो मुख्य अवयव होते हैं वो कौन सा होता है, एक तो धातु का सिलेंडर इसमें पाया जाता है। ठीक है। कीप या संग्राहक यंत्र होता है, जल ग्रहीता बोतल होती हैं। ठीक है। और असांकित सिलेंडर या नक्शा गिलास होती हैं, अर्थात नापने वाली जो गिलास होती है। तो इस बोतल में जितना भी पानी आता है उसको एक गिलास में ले लेते हैं, जैसे अपने परख नली होती है, टेस्ट ट्यूब, जिसमें लगा हुआ होता है कि भाई 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर सेंटीमीटर में इस प्रकार से निशान होता है, पैमाना लगा होता है, उसमें वो सारा पानी डाल के क्या कर देते हैं, माप लेते हैं। तो देखें इसके मुख्य अवयव या भाग, इसमें क्या होता है, एक तो धातु का सिलेंडर, पहली चीज तो धातु का सिलेंडर, दूसरी चीज संग्राहक कीप होता है। ठीक है। तीसरी होती है इसमें जल ग्रहीता बोतल होती है, और चौथी होती है हमारी, चौथा होता है इसमें असांकित सिलेंडर, असांकित सिलेंडर, जिसे नक्शा बोतल कहते हैं, नक्शा बोतल या ग्लास कहते हैं। ठीक है। ये इसके मुख्य अवयव होते हैं। ठीक है। स्क्रीन शॉट लें इसका। अब इसमें वर्षा की मात्रा को नहीं मापा जाता है ज्यादा, इसमें वर्षा को मात्रा को डायरेक्ट नहीं मापा जाता है, इसमें वर्षा की मात्रा को ना माप कर क्या करते हैं, बोतल में हुए इकट्ठे पानी को मापते हैं और एक सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। ये जो यंत्र है, यह यंत्र वर्षा की मात्रा को न मापकर वर्षा जल को एकत्र करता है तथा निम्न सूत्र से वर्षा
की मात्रा ज्ञात करते हैं। देखिए वर्षा की मात्रा, सूत्र क्या है, वर्षा की मात्रा, इसमें सेंटीमीटर में, वर्षा की मात्रा सेंटीमीटर में, ठीक है। पात्र में एकत्रित जल की मात्रा किसमें, सेंटीमीटर में, बटा जो कीप का, फनल का क्षेत्रफल। कैसा सूत्र क्या है, पात्र में एकत्रित जल की मात्रा किसमें, सेंटीमीटर में, बटा कीप का क्षेत्रफल किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में या वर्ग सेंटीमीटर में। तो ये तो हो गई साधारण तापमापी की बात। अब अपन करते हैं जो स्वतः अभिलेख की वर्णमापी होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। दूसरी तापमापी है स्वतः अभिलेखी, स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी। ये क्या होती है, देखिए स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी में क्या होता है, इसकी सहायता से ग्राफ, अर्थात बारिश होती है तो ग्राफ पर वर्षा का स्वतः ही एक अभिलेख अपने आप ग्राफ बन जाता है। जो ग्राफ पेपर होता है उसमें अपने आप अट जाता है कि बारिश इस समय ज्यादा हुई, इस समय कम हुई, इस समय धीरे हो रही थी, इस समय तेज हो रही थी, ठीक है। और प्रतिदिन वर्षा की कुल मात्रा, वर्षा की तीव्रता या वर्षा के होने का जो वास्तविक समय पता लगाया जा सकता है। इसके द्वारा क्या करते हैं, वास्तविक समय पता लगा सकते हैं कि कब हुई थी, प्रतिदिन कब हुई थी, कितनी मात्रा में हुई थी। तो इसकी सहायता से ग्राफ, कागज पर वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा स्वतः एवं सतत अंकन होती है, लगातार होती रहती है। इसकी सहायता से ग्राफ, कागज पर वर्षा का अंकन स्वतः एवं सतत होता है। इससे प्रतिदिन वर्षा की कुल मात्रा, वर्षा की कुल मात्रा, इससे प्रतिदिन वर्षा की कुल मात्रा, वर्षा की तीव्रता तथा वर्षा के होने का वास्तविक तापमान, वास्तविक समय ज्ञात किया जा सकता है। वास्तविक समय ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यह है स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी, ठीक है। फिर देखिए अगला है हमारा हाइग्रोमीटर, जो उपकरण है नाम हाइग्रोमीटर। यह करता क्या है, ये वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है जिसे अपन हाइग्रोमीटर कहते हैं। इससे आर्द्रता अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्टली मापी जाती है। डायरेक्ट कितनी आर्द्रता वो नहीं मापी जाती, इनडायरेक्टली मापी जाती है, ठीक है। बाल आर्द्रता ग्राही अधिकतम, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला जो आर्द्रता ग्राही भी, अब जो हाइग्रोमीटर होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें जो बाल आर्द्रता ग्राही होता है वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें मानव का जो बाल होता है संवेदनशील तत्व के रूप में होता है कि इस बाल, मानव के उस बाल हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता मापी, उसमें क्या होता है, मानव का बाल को काम में लिया जाता है। इससे आर्द्रता का स्वतः एवं सतत अंकन होता है। तो देखिए एक है हमारा आर्द्रता ग्राही
आर्द्रता मापी या जिसे अपन कहते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर देखिए, ये वायुमंडल की आर्द्रता मापने में, वायुमंडल की आर्द्रता मापने में काम में लिया जाता है। मापन यंत्र है, क्या है? आर्द्रता मापन यंत्र है। ठीक है, अगला है इसके आर्द्रता अप्रत्यक्ष रूप से, इससे आर्द्रता अप्रत्यक्ष या जिसे अपन कहते हैं इनडायरेक्टली रूप से मापी जाती है। इनडायरेक्ट रूप से मापी जाती है, इनडायरेक्ट रूप से मापी जाती हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली जो आर्द्रता मापी है वो बाल आर्द्रता मापी है। बाल आर्द्रता मापी सर्वाधिक प्रयोग होने वाला यंत्र है, जिसमें मानव का बाल संवेदनशील तत्व के रूप में काम आता है, जिससे आर्द्रता का सतत एवं स्वतः अंकन होता है। सतत एवं स्वतः अंकन होता है। सतत एवं स्वतः अंकन होता है। ठीक है, फिर वायु दिक् सूचक यंत्र, एक वायु की दिशा सूचक यंत्र होता है, दिशा बताने वाला, जिसमें एक इस प्रकार से होता है स्टैंड और उस पर एक तीर लगा हुआ होता है, इस प्रकार से। ठीक है, एक तीर इस प्रकार से लगा हुआ होता है। जिस तरफ से हवा बहती है उसकी विपरीत दिशा में यह तीर का मुंह हो जाता है। तो यह है वायु दिक् सूचक यंत्र। ठीक है, फिर वायु वेग मापी आता है, वायु का वेग मापने का यंत्र होता है। स्क्रीनशॉट ले पहले आप इसका, फिर आगे देखते हैं अपन। तो देखिए, अगला है हमारा वायु दिक् सूचक यंत्र। वायु दिक् सूचक यंत्र क्या होता है? देखिए, वायु दिक् यानी दिशा सूचक यानी बताने वाला, वायु की दिशा बताने वाला यंत्र होता है। वायु के बहने की दिशा ज्ञात करने वाला उपकरण। ठीक है, ये क्या है? वायु, यह है वायु की दिशा ज्ञात करने वाला उपकरण है। वायु की दिशा ज्ञात करने वाला उपकरण। ठीक है, दूसरी चीज है, वायु के बहने की दिशा के आधार पर इसका नामकरण होता है। जो अपन ने पहले भी पढ़ा है कि वायु जिस तरफ से बहती है उस तरह उसका नामकरण, वायु का नामकरण उसी प्रकार होता है। जैसे पश्चिम से हवाएं आ रही थी उसे पश्चिमी हवाएं, पूर्व से बह रही है तो पूर्वी हवाएं, उत्तर दक्षिण, इस प्रकार से दिशाओं से मापा जाता है। फिर है 75 सेंटीमीटर लोहे की तीर, 75 सेंटीमीटर लंबी एक लोहे की तीर होती है, बॉल बियरिंग पर घूम सके इस प्रकार से लगाते हैं। अर्थात वो जो भी तीर होता है 75 सेंटीमीटर का, वो बॉल बियरिंग पर आराम से घूम सके इस प्रकार से, ठीक है, वैसे लगाया जाता है। ठीक है, तीर की दूरी पर आसानी से घूम सके। देखिए इसमें क्या होता है, वायु की दिशा ज्ञात करना है। वायु के बहने की
दिशा के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। वायु के बहने की दिशा के आधार पर इसका क्या करते हैं अपन? नामकरण करते हैं। 75 सेंटीमीटर लंबा लोहे का एक तीर होता है। 75 सेंटीमीटर लंबा लोहे का तीर, ठीक है। 75 सेंटीमीटर लंबा लोहे का तीर बॉल बियरिंग पर, बॉल बियरिंग या बेरिंग जिसे अपन बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, बियरिंग पर इस प्रकार लगाते हैं कि वह अपनी दूरी पर सरलता से घूम सके, सरलता से घूम सके, सरलता से घूम सके। तीर भारी होने के कारण हमेशा पवनाभिमुख होता है, ठीक है। तीर भारी होता है इसलिए वह पवनाभिमुख होता है। तीर भारी होने के कारण हमेशा पवनाभिमुख होता है, पवनाभिमुख होता है। नेक्स्ट, अर्थात जिस तरफ हवा बह रही है उस तरफ तीर रहता है, उसी की तरफ तीर रहता है। अर्थात हवा जिस तरफ बह रही है उस तरफ तीर रहता है, ठीक है। तीर को 3.05 मीटर ऊंचाई पर लकड़ी या धातु के खंभे पर रखा जाता है। तीर को 3.05 मीटर ऊंचाई पर लकड़ी या धातु के खंभे पर रखा जाता है। क्या करता है? रखा जाता है, रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा वायु वेग मापी, ठीक है। अगला है हमारा वायु वेग मापी, ठीक है। इसका आविष्कार रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था? रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने किया। रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। रॉबिन्सन नामक एक वैज्ञानिक था जिसने इसका वायु वेग मापी का कि वो पहले तो वायु दिक् सूचक दिशा ज्ञात करना, और अब अपन पढ़ रहे हैं वायु का वेग कितना है वो कैसे अपन ज्ञात करते हैं। वायु की गति ज्ञात करने के लिए इसको अपन उपयोग में लेते हैं। वायु वेग मापी नाम से ही पता चलता है वायु का वेग मापने के लिए काम है। इसे रॉबिन्सन कप वायु वेग मापी भी कहते हैं, ठीक है। रॉबिन्सन ने इसकी खोज की इसलिए इसको रॉबिन्सन कप वायु वेग मापी कहते हैं। रॉबिन्सन कप वायु वेग मापी भी इसको कहते हैं। वायुदाब अंतर के कारण पवनें अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ बहती हैं। जो हवाएं होती हैं वायु दाब अंतर के कारण पवनें अधिक वायु दाब क्षेत्र से कम वायु दाब क्षेत्र
क्षेत्र की तरफ बहती है। ठीक है। हवाओं की गति दाब अंतर कम या ज्यादा होने पर, अगर दाब का अंतर ज्यादा है तो हवाएं तेज बहती है, और दाब अंतर कम है तो हवाएं हवाएं कम गति से बहती हैं। वायु की गति दाब अंतर कम होने पर वायु का वेग भी देखिए, वायु का दाब कम ज्यादा होने पर वायु का वेग भी कम ज्यादा होता है। ठीक है। वायु दाब वायु दाब का अंतर कम ज्यादा होने पर क्या होता है, वेग भी कम ज्यादा होता है। ठीक है। इस यंत्र में धातु की एक छड़ होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक धातु की छड़ होती है जो 4 अर्ध गोलाकार प्यालों लगे हुए होते हैं। धातु की छड़ होती है, ठीक है, उस पर 4 ऐसे अर्ध गोलाकार इस प्रकार से संरचना पर आधे गोलाकार ऐसे प्याले लगे होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से अर्ध गोलाकार प्याले लगे हुए होते हैं। इसमें धातु की छड़ पर अर्ध गोलाकार प्याले लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? प्याले लगे हुए होते हैं। अर्ध गोलाकार प्याले लगे होते हैं। नीचे एक वायु वेग सूचक मीटर होता है। नीचे की तरफ एक वायु वेग सूचक मीटर लगा होता है जो हमें वेग का पता चलाता है। नीचे वायु वेग सूचक मीटर लगा होता है। वायु वेग सूचक मीटर लगा हुआ होता है। वायु की गति अपन किस में मापते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं। वायु, इसमें तो वायु की गति किलोमीटर प्रति घंटा से मापते हैं। अर्थात वायु का वेग कितना है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, किस वेग से वो चल रही है वो अपन मापते हैं। फिर जहां यंत्र रखा जाता है वहां आसपास कोई ऊंचा मकान नहीं होना चाहिए। ठीक है। आदि ना हो, ऊंचा मकान वृक्ष आदि ना हो, क्योंकि ऊंचा मकान और वृक्ष होंगे तो हवा तो आएगी नहीं। ठीक है। यहाँ मैंने अगर ये यंत्र रख लिया है ऐसे, और इसके इस तरफ चारों तरफ क्या है अगर, ठीक है, हाँ, बड़े बड़ी इमारतें या वृक्ष है तो हवा तो बड़ी बड़ी इमारतों द्वारा रुक जाएगी। तो इस दिशा सूचक वेग सूचक यंत्र का क्या मतलब है? ठीक है। तो जहां यंत्र रखा जाता है वहां आसपास ऊंचे मकान या वृक्ष न हो तथा ऊंचे वृक्ष न हो। जहाँ यंत्र रखा जाता है वहाँ आसपास ऊंचे मकान या वृक्ष न हो तथा जानवरों से रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लगाया ना, खुला छोड़ दिया ना, वहां पे जानवर आया ना, इसको नीचे गिरा दे तो कोई फायदा नहीं है, तोड़ दे कोई फायदा नहीं। वेधशाला की स्थापना सदैव फार्म या खेत के मध्य समतल स्थान पर की जानी चाहिए। ये जो वेधशाला होती है जहाँ पर ये रखा जाता है, ठीक है, उसकी स्थापना कहाँ की जानी चाहिए? फार्म या खेत के मध्य बीचों बीच समतल स्थान पर
की जाती है। वेधशाला की स्थापना हमेशा खेत या फार्म के मध्य समतल स्थान पर की जानी चाहिए, स्क्रीनशॉट लें। यहाँ हमारा जो दूसरा लेसन है मौसम एवं जलवायु वो आज समाप्त होता है। ठीक है, मौसम और जलवायु पर एक बात के आज के समय का जो हमारे देश में जो चल रहा है, ठीक है, वो मौसम और जलवायु आज की हमारे अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है कि ये मौसम और जलवायु अब हमारे ऊपर ऐसा कहर ढा रहा है कि कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसके लिए अनुकूल वातावरण है। WHO ने भी कहा है कि ये लगातार एक बार तो बहुत ही बढ़ेगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ने के से बहुत ज्यादा नुकसान होने की भी संभावना है। वैक्सीन जो अब चल रही हैं, जो वैक्सीन लग रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कारगर साबित हो रही हैं। ठीक है, और 1 मई से वो 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को भी लगना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दें, 18 साल के ऊपर के व्यक्तियों को भी लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद देखिए आप, खास तौर पर लड़कियों को इसमें साफ वैक्सीन के बारे में ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें जो पीरियड्स का टाइम होता है उसमें ये नहीं लगवाना चाहिए वैक्सीन। खास तौर पर ध्यान दें लड़कियों के लिए। ठीक है, क्योंकि जिनको पीरियड्स आते हैं, पीरियड से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय ब्लीडिंग जो होती है, रक्त का जो स्राव होता है, बहता है, उसके कारण मनुष्य की जो लड़कियों की इम्यूनिटी सिस्टम होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। और ये वैक्सीन किस तरीके से कार्य करती है? वैक्सीन कार्य करती है कि पहले ये इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को पहले ये कम करती है थोड़े दिन, 1-2 दिन, जिसके कारण आपने देखा होगा कि वैक्सीन जो भी लगवा के आते हैं उनको 1-2 दिन बुखार आता है। ठीक है, फिर ये रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। तो जो पीरियड्स में गर्ल्स होती हैं उनको पीरियड से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक बिल्कुल ही ये नहीं लगवाना चाहिए, उसके बाद लगवा देना चाहिए। और इससे कोई भी भ्रांति नहीं है कि वैक्सीन लगवाने से कुछ अलग साइड इफेक्ट हो सकते हैं, नहीं होंगे। ठीक है, ये WHO द्वारा प्रमाणित है। तो टाइम पे अपना ध्यान रखें, और इसका अब एक ही इलाज है, ये वैक्सीन काम कर रही है। और उससे भी बड़ा इलाज ये है कि वैक्सीन तो कब काम आएगी, जब अपन को ये हो उससे रोगों से लड़ने। पर हमारे पास इससे भी बड़ा एक इलाज है कि हम कहीं बाहर ना जाए, इससे बचाव ही उपचार है। ठीक है, क्योंकि इस बार ये बहुत ही घातक रूप में आया है हमारे यहाँ, और बहुत ही लोगों के मरने की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो कुछ साथ साथ भ्रम पैदा करने वाली अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, तो उन अफवाहों से बचें, ध्यान ना दें, पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखें अपनी, और ऐसे रखें कि हाँ, कोई भी नेगेटिव जो बातें आती हैं, न्यूज़ आती हैं, उनको साइड में रखें। पॉजिटिव बातें, क्योंकि जितने मर रहे हैं उससे 10, 12, 15 गुना तो क्या हो रहा है, सही होके भी तो जा रहे हैं। तो अपन उस चीज़ को देखें और पॉजिटिव लें। ठीक है, तो डर का माहौल कहीं ना पैदा करें। ठीक है, ऐसी पोस्टें भी आप शेयर ना करें जो डर का माहौल पैदा करती है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, जिसमें अपन अगली क्लास में मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।